हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम फिजिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 11th-12th के बच्चों को बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें समझने में मुश्किल होती है या जिन्हें याद रखने में मुश्किल होती है, और अगर वो एक बार समझ भी लें, याद भी रख लें, तो उनको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, जो उनको डिफिकल्ट लगता है, या वो रिवीजन करना भूल जाते हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि वो भूल सकते हैं, इसलिए वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कुछ कुछ डिफिकल्ट टॉपिक जिनको बार बार रिवीजन करना जरूरी है, उन टॉपिक्स को आपके सामने इजीली एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सभी टॉपिक्स कुछ ही मिनटों में आप सभी टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचर को मिलाकर बनाया गया है, या नेचर को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए ही हम फिजिक्स पढ़ते हैं या फिजिक्स समझते हैं, समझाते हैं। तो इस पोर्शन में हम लोग सारे नेचुरल चीज को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और उसके मैथमेटिकल पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे नेचर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन भूमिका निभाता है, उनका रोल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, पानी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा दिखना, किसी पानी में किसी रॉड को रखने पर रॉड टेढ़ा दिखना, ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड घटनाएं हैं। और इससे भी आगे जब इसी चैप्टर में आगे समझने की कोशिश करते हैं तो आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिससे रिलेटेड और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे इंद्रधनुष, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? जब लाइट एक होमोजीनियस मीडियम में अगर है और उससे वो किसी हेट्रोजीनियस मीडियम, या वो मीडियम चेंज करता हो, वो क्या करता हो, मीडियम चेंज करता हो, तब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम जैसा जानते हैं कि होमोजीनियस मीडियम में प्रकाश का, लाइट का स्पीड सेम होता है और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, पर हेट्रोजीनियस मीडियम में प्रकाश का, लाइट का स्पीड सेम नहीं होता है, और अगर मीडियम कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो उसका पाथ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो सबसे पहली सीखने वाली बात है कि हेट्रोजीनियस मीडियम में पाथ ऑफ रे और पाथ ऑफ लाइट इज नॉट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। ये बातें बच्चों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात, अब अगर कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में लाइट का अपना एक स्पीड होता है। अगर वो मीडियम डेंसर होगा, डेंसर और रेयर, यह एक सापेक्षिक रिलेटिव टर्म है। कोई भी मीडियम किसी के रिस्पेक्ट में डेंसर हो सकता है और किसी के रिस्पेक्ट में रेयर हो सकता है। तो अगर मीडियम डेंसर है तो उसे कैसे हम समझते हैं? यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम हो जाए। जब कोई चीज डेंस होता है तो उससे किसी चीज को गुजरना मुश्किल होता है। यहां हम एक चीज आपको क्लियर करना चाहेंगे, जो कि आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस है। मास डेंसिटी जो कि ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के अमाउंट ऑफ मैटर के लिए होता है, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिक्स यानी लाइट के पास करने के लिए किया गया है। तो ऐसे भी पदार्थ हो सकते हैं जिनका कि मास डेंसिटी कम हो पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो, मास डेंसिटी कम हो और ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। जैसे मोस्टली ऑयल
या टर्पेंटाइन का ऑयल जिसका मास डेंसिटी कम होता है पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है, और यह आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर उस चीज को समझाने के लिए, डेंसिटी को, ऑप्टिकल डेंसिटी को समझाने के लिए हम टर्म यूज करते हैं रेयर और डेंसर, जो कि रिलेटिव है। इसके लिए हम लोग अपवर्तनांक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आप समझने की कोशिश करें कि अगर किसी मीडियम में लाइट आसानी से पास नहीं कर रहा, इसका मतलब वो डेंसर है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम कह सकते हैं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। म्यू से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रहे हैं। तो म्यू इक्वल टू हो जाता है C बाय V, जहां की C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक उसी प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। व्हाट इज लेम्डा? लेम्डा इज वेवलेंथ। लेम्डा क्या है? लेम्डा वेवलेंथ। तो हम यहां बता सकते हैं कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस मीडियम में इंटर किए गए लाइट के वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये कॉची साहब के द्वारा बताया गया है। कॉचीज फॉर्मूला से ये आता है। इसको आप नॉर्मली वेव के इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वेवलेंथ इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। अब चूंकि हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू C बाय V, तो हम V इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा बाय T, और अगर यहां पुट करें तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा C बाय V के जगह पे लेमडा बाय T। अगर ऊपर जाए तो म्यू इक्वल टू C इंटू T बाय लेमडा। इससे हम कह सकते हैं कि C कांस्टेंट है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और T टाइम पीरियड है, वो भी कांस्टेंट होता है। इसलिए म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जिसको ऐसे लिख सकते हैं μ1 बाय μ2 इक्वल टू V2 बाय V1 एंड μ1 बाय μ2 इक्वल टू λ2 बाय λ1। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह एक रिवीजन क्लास या शॉर्ट में है। अगर इसको डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो यह हुआ अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बच्चों में एक मिसकंसेप्शन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, पर ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लाइट का वेवलेंथ चेंज कर रहा है, इट मींस अगर कभी रेड लाइट जा रहा है, कभी ग्रीन लाइट जा रहा है, तो अलग अलग लाइट के लिए एक ही मीडियम का, अगर कांच ही है, किसी एक ही मीडियम का अलग अलग लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कांस्टेंट नहीं होता। इसके अलावा एक चीज है रिलेशन विथ टेम्परेचर, जहां हम जानते हैं कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी डेंसिटी घटती है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटता है। तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, और इससे भी आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं μ1 बाय μ2 इक्वल टू T2 बाय T1। इन सारे फॉर्मूलाज पे अलग अलग एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आप यूज कर सकते हैं। यहां देखने से पता चलता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम से गुजरने वाले लाइट का वेवलेंथ और उस मीडियम के टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये कहीं से भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है।
एक ही मीडियम का, एक कांच, एक सिंगल मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह टेम्परेचर और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। कब कह सकते हैं कांस्टेंट? यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वेवलेंथ भी नहीं चेंज कर रहा हो, तब हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम समझ रहे थे कि अपवर्तन के लिए या रिफ्रैक्शन के लिए हम डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम जानना चाहते थे, और यही है ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम, तो आपको कभी भी इसका जवाब नहीं देना है। आपको पूछना है कि आप किस मीडियम के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं किसी भी मीडियम का। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में RI लिख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम, निर्वात के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे μ/1, इसका मतलब हुआ कि दो नंबर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, और इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो फिजिक्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही बच्चे के लिए है, 10th लेवल के लिए। उससे जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं 12th लेवल में, तो हमेशा आपको यह समझना होगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग चलते हैं अपवर्तन पर, यानी कि रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। तो अगर समझिए कि एक मीडियम ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, तो अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा, तो वह अपने पाथ से मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, और कहां पर? इंटरफेस पर। इंटरफेस इन द सेंस जो दोनों मीडियम के बीच का सरफेस है, उस सरफेस के पास वो बेंड कर जाता है। इस बेंड होने के फेनोमेनन को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस बेंड होने के फेनोमेनन को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम दो बात कर सकते हैं कि अगर रिलेटिवली रेयर से डेंसर में आता है, तो वह नॉर्मल के करीब आता है मुड़ करके। और अगर अब सेकेंड केस लेते हैं कि अगर ऊपर डेंसर है और नीचे रेयर, तो डेंसर से जब रेयर में आएगा तो वह नॉर्मल से दूर जाएगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो जाएगा। तो जब वह डेंसर से रेयर में होता है तो वह दूर जाता है। तो इससे दो बातें सीखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है कि ये बात वो जानते हैं, पर जब वो रे डायग्राम अपने से बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार इस चीज में मिस कर जाते हैं। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप ट्राई करें अपने से डायग्राम बनाने का, और जब भी रे आए तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करने का, और उसके बाद सोचने का कि अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयर में जा रहा है, उसके हिसाब से रे को मोड़ने का। अब सवाल होता है, ये तो हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पर सवाल होता है कि कितना मुड़ता है लाइट, कितना मुड़ता है। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप समझने की कोशिश कीजिए।
आपने नेचर में देख लिया कि रे मुड़ रहा है, लेकिन आपको मन में है, आपके मन में इच्छा है कि हमको पता चले कि एग्जैक्टली कितना मुड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक सतह में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, और वो प्लेन है ये बोर्ड का प्लेन। वो प्लेन क्या है? बोर्ड का प्लेन। ऐसा ही नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है, यानी प्रकाश के परावर्तन में भी है, पर वहां अपवर्तित किरण की जगह पे परावर्तित किरण है। तो दैट इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल टू कांस्टेंट, और वह इक्वल होता है एक्चुअल में किसके? वह होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितने भी बच्चों को आता भी है वो सबको एक साथ देखें और कोशिश करें कि आप भी किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए या पढ़ाया भी जाए, हाउ टू स्टडी, हम आपके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। उसमें हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए जिससे कि आसानी हो, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए इसको एक्सप्लेन करने का। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एक थर्ड लॉ भी कहा जाता है, जिसको कि एक्चुअल में ये एक फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि जब कोई रे, लॉ और फैक्ट में क्या डिफरेंस है, एक सेकंड के लिए मैं बताना चाहता हूं कि लॉ मतलब नेचुरल फिनोमिनन को देख करके एक हर बार देखने से ये पता चले कि नहीं ये नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कुछ एक दो चीज उसमें हो रहा है और वो हर बार वही दोनों तीनों चीज कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो इससे लोगों ने सोचा लॉ। और फैक्ट में क्या है? फैक्ट है कि ऐसा होता है, कंटिन्यूअसली देखा गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे एक दो तीन चीज नहीं हो रहे हैं, एक ही चीज हो रहा है और कंटिन्यूअसली, बट हम इसको लॉ के रूप में जान रहे हैं। और वो थर्ड लॉ क्या है? वो है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज करता है। अगर आपसे कोई पूछे रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या क्या चेंज करता है, तो आप बोलिएगा उसका वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों चीज चेंज करता है, पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चेंज नहीं करता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है और टाइम पीरियड भी सोर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वेवलेंथ चेंज हुआ यानी कलर चेंज हो जाना चाहिए, परंतु कलर चेंज नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो कलर भी चेंज होगा, पर कलर चेंज नहीं होता है। और इससे ये प्रूफ होता है कि कलर का असली कारण है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कलर का असली कारण क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो हम लिख सकते हैं व्हेन रे passes from one medium to other medium, then its color does not change, ठीक है। इस पर नीट और एम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ
इसी चीज को स्नेल्स ने, जिनका पूरा नाम W.B. स्नेल्स है, 1621, जो कि बहुत पुरानी बात है, उन्होंने इन्हीं लॉ को अपने तरह से एक्सप्लेन करके एक्चुअल वैल्यू बताया, और उस लॉ को हम लिख रहे हैं इस तरह से, स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1। यानी कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रहा है और ये एंगल है I और ये एंगल है R और ये नॉर्मल है, और यहां का μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां का μ2, और ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो आप लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1, जो कि यहां से भी कंफर्म है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और वो किसके बराबर है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। और μ2 बाय μ1 असल में क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों को मैंने एक बहुत इजीली, या बहुत सारे टीचर बहुत इजीली एक वे देते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या करना है? आपको करना है, जिस दो मीडियम के बीच आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है और उधर के एंगल का साइन फिर से इक्वल टू, फिर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है और दूसरे मीडियम का एंगल। और ये सारे मीडियम के लिए, कितने भी मीडियम हो, सारे मीडियम के लिए ये ट्रू होते हैं, सारे मीडियम के लिए ये ट्रू होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको अभी बताने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत सारे मीडियम हो, एयर, वाटर, ग्लास, ऑयल, फिर से एयर, इस तरह से कंटिन्यूअसली बहुत सारे मीडियम हो, तो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे में आएगा और उसके रिस्पेक्ट में जैसे जैसे डेंसर से रेयर हो या रेयर से डेंसर, वो मुड़ते हुए कंटिन्यूअसली चले जाएंगे। तो अगर बहुत सारे भी मीडियम हो, इस तरह से, तो यहां I1, यहां I2 होगा, तो ये भी I2 होगा, I3, ये I3, फिर I4, ये भी I4, फिर I5, ये भी I5। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहां से μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6, इस तरह से बहुत सारे मीडियम हैं आपके सामने। तो यहां I6, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin I2 इक्वल टू μ3 sin I3 इक्वल टू μ4 sin I4, इस तरह से सो ऑन टिल जितना भी मीडियम हो μ6 sin I6। इसका मतलब हम फर्स्ट मीडियम से लास्ट मीडियम में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin I6, μ6 sin I6। तो स्नेल्स लॉ कहां से कहां यूज कर सकते हैं? फर्स्ट मीडियम से लास्ट मीडियम डायरेक्टली, फर्स्ट मीडियम से लास्ट मीडियम डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। ये स्नेल्स लॉ का बहुत ही अच्छा यूज है, जिससे कि बहुत टफ क्वेश्चन 1 मिनट में बनता है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई रे ध्यान से सुनिए, जब कोई रे किसी मीडियम, जैसे ये एयर है, एयर से किसी दूसरे मीडियम में इंटर किया और फिर से एयर में इंटर करता है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, निकलने वाले निर्गत किरण, इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। यह भी आप स्नेल्स लॉ से देख सकते हैं, क्योंकि इस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है,
तो दोनों का एंगल भी फिर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो नेक्स्ट डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन कितना होता है? डिफ्लेक्शन के लिए अगर ये एक मीडियम मेरे आ रहा है तो ये इस मीडियम ऐसे जाना चाहता था, अगर वो मीडियम कंटिन्यू होता तो ऐसे जाना चाहता था। ये अगर आई है तो ये भी कितना होगा, आई। लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हुआ, अगर ये रेयर है और ये डेंसर है तो यह मुड़ा और ये अब हो गया आर, तो इतना से एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू होता है आई माइनस आर, और ये तब होगा जब आई ग्रेटर देन आर, और डेल्टा इक्वल टू आर माइनस आई, ये तब होगा जब आर इज ग्रेटर देन। ठीक है, आप इसको एकदम देख सकते हैं, आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, और जैसे ही मीडियम चेंज होने लगा रे बेंड कर गया, तो जितना एंगल से बेंड किया दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब एक टर्म है जिसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और किसी भी मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस होता है, तो फिर वह लौटेगा तो वह सेम पाथ फॉलो करेगा, यानी जिस पाथ से आया है फिर वह उसी पाथ को फॉलो करेगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए है। किसके लिए है? दोनों के लिए है, यानी कि लाइट हमेशा रिवर्सिबिलिटी लॉ को फॉलो करता है। और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी हुआ कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और अगर नॉर्मली फिर उसी पाथ से शुरू किया तो फिर उसी पाथ पर अंत करेगा। बात समझ गए? अगर लाइट ऐसे गया और फिर यहां से जब रिटर्न किया, अगर इसी पाथ से शुरू किया तो यहां भी वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नाउ lateral displacement. Next topic is lateral displacement. Lateral displacement क्या है? सोचिए ये एक स्लैब है, एक कांच का एक स्लैब है, ठीक है, इसमें रे ऑफ लाइट आया एयर से और फिर वो रिफ्रैक्ट हुआ और फिर वो एयर में ही निकला, तो वह पैरेलल निकलता है। पैरेलल निकलता है इसका मतलब पाथ ये था पर अब वो उधर से जा रहा है, तो उस दोनों के बीच एक डिस्टेंस हो जाता है, उस दोनों के बीच एक डिस्टेंस हो जाता है, दोनों पैरेलल के बीच। दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे भी और किसी के भी वीडियो में आप देख सकते हैं जो आपको सही लगे। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट कब नहीं होता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कब नहीं होता है? जब रे डायरेक्टली यानी नॉर्मली अगर इंसिडेंस करेगा तो कोई भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि अगर रे सीधा आया तो वो सीधा ही निकल गया, तो वो डिस्प्लेस नहीं होता है, अपने पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ कुछ एंगल होना जरूरी है। I इक्वल टू 0 पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम d से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होता है?
जीरो होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपीयरेंट डेप्थ। अपीयरेंट डेप्थ, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिक्के को अगर पानी में गिराते हैं तो वो सिक्का हमें उठा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। तो दैट इज कॉल्ड अपीयरेंट डेप्थ, यानी कि वो एक्चुअल गहराई कुछ और है, एक्चुअल गहराई, वास्तविक गहराई कुछ और है, पर वो कुछ आभासी गहराई पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट है और इससे रे निकालते हैं ये, और जब ये आंख के पास पहुंचता है, चूंकि यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो डेंसर से रेयरर में अगर जा रहा है तो वह मुड़ जाता है, जिसके चलते इस आंख को ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिख करके यहां दिखता है। तो अगर ये है एक्चुअल डेप्थ, तो ये कहलाता है अपीयरेंट डेप्थ। ये क्या कहलाता है? अपीयरेंट डेप्थ। और इसके लिए भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, पर बहुत इजी एक फॉर्मूला है कि आप अपीयरेंट डेप्थ इक्वल टू सीधा H0 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर न्यू है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दें, तो बहुत इजीली आपको पता चल सकता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो कि मछली इतनी गहराई पर है, ठीक है, तो कितनी गहराई पर दिखेगी, तो आप सीधा मछली की एक्चुअल गहराई में म्यू से डिवाइड कर दें। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको एक्चुअल गहराई, और जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 आई हो, तो उसमें आपको एक्चुअल गहराई और अपीयरेंट दोनों दिया गया है, तो आपको म्यू पूछा गया है, तो म्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं HO बाय HI। यानी कि जब हम रेयरर से डेंसर में देखते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट उठा हुआ प्रतीत होता है, परंतु इसी का उल्टा अगर हम डेंसर से रेयरर में देखते हैं, डेंसर से रेयरर में देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमें, यानी कि जो इमेज उसका बन रहा है वो हमें दूर प्रतीत होता है। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है ये, पर हमें दिखता ऑब्जेक्ट नहीं है, दिखता इमेज है। कोई अगर आपसे पूछे भी तो आपको यही बोलना है कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं इमेज दिखाई देता है, जो कि शिफ्टेड रहता है। ठीक है, और वही अगर ये रेयरर होता और वो डेंसर होता, तो ये रे इधर मुड़ने की बजाय इधर मुड़ता, जिससे कि हमें नीचे से आता हुआ प्रतीत होता, जिससे लगता कि इमेज किधर है, नीचे। ठीक है, दैट इज अपीयरेंट डेप्थ, दैट इज अपीयरेंट डेप्थ। अब इसमें शिफ्ट है। शिफ्ट कैसे कहेंगे कि अगर ये मीडियम है, अगर ये मीडियम है और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप देखते हैं वो रियल डेप्थ से जितना ऊपर नजर आता है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। तो डेल्टा H इक्वल टू HO माइनस HI। तो HO माइनस HI के जगह पे हम जानते हैं HO बाय म्यू, तो डेल्टा H इक्वल टू होता है HO 1 माइनस 1 बाय म्यू। अब अगर मल्टीपल मीडियम हो, अब अगर मल्टीपल मीडियम हो, तो टोटल शिफ्ट जो होगा सभी मीडियम के शिफ्ट के सम के बराबर, सभी मीडियम के शिफ्ट के सम के बराबर, यानी कि डेल्टा H इक्वल टू हम लिख सकते हैं H1 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 प्लस H2 1 माइनस 1 बाय म्यू 2 डैश डैश डैश। यानी कि जितने भी मीडियम हो सबके अपने अपने शिफ्ट को आप जोड़ दीजिए। तो मल्टीपल मीडियम के लिए ये हुआ, किसके लिए हुआ? मल्टीपल मीडियम। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, पहले कांच है, फिर वाटर है, फिर ऑयल है, तो कांच के लिए शिफ्ट निकाल लेंगे, वाटर के लिए शिफ्ट निकाल लेंगे, ऑयल के लिए शिफ्ट निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। अगर आप इसे अपने से बैठ के ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट ड्यू टू
glass slab, shift due to glass slab। ध्यान से देखिए, यहां एक वर्टिकल ग्लास स्लैब हम लगाए हुए हैं और उसके इस साइड अगर एक ऑब्जेक्ट है यहां, ठीक है, और यहां से कोई आंख से देख रहा है तो क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब ऐसे रे जाएगी तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो मुड़ेगी, तो पहले जो इमेज बनेगा वह थोड़ा पीछे बनेगा, दैट इज कॉल्ड I1। लेकिन जब यह फिर से डेंसर से रेयर में जाएगी तब जो इमेज बनेगा दैट इज फाइनल इमेज, तो दैट इज द फाइनल इमेज। तो अगर यहां कोई आंख है तो इसको, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहां दिखाई देगा, दैट इज शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। और ये जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट, इसको आप डेल्टा S या ये डेल्टा H कुछ भी कर सकते हैं, इसको T बोला जाए तो T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू के ही बराबर होता है। जैसा कि हमने देखा कि जिस भी, ये अगर ग्लास है तो सिर्फ ग्लास के चलते शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। तो जो ग्लास लगाए हैं अगर उसका थिकनेस T है तो उसी के चलते शिफ्ट होगा। तो जो हम शिफ्ट का फॉर्मूला पहले पढ़े थे वही फॉर्मूला है, और इसका डेरिवेशन बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में ये पूछा भी जाता है। तो आप इसके लिए हमारे वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगले 5 से 7 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। नाउ क्रिटिकल एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण, यानी कि ध्यान से सुनिए, अब जब कोई रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर में जाता है तो वह नॉर्मल से दूर जाता है, डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है। अब अगर जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ाइएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़े, और एक समय आता है जैसे जैसे एंगल को बढ़ाएंगे वो भी एंगल बढ़ेगा। एक समय आता है कि खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर वह 90 डिग्री एंगल बना लेता है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो एक सेकेंड में आप देख सकते हैं ऐसा एंगल जिससे कि ये 90 डिग्री हो जाए, इसी को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अगर ये डेंसर है तो इसको अगर हम μ1 मान लें, इसको μ2 मान लें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं μ1 sin IC इक्वल टू μ2 sin 90, sin 90 का मान 1, यानी sin IC इक्वल टू μ2 बाय μ1, sin IC इक्वल टू μ2 बाय μ1। और अगर ये एयर है तो μ2 इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो sin IC इक्वल टू 1 बाय μ लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फॉर्मूला का यूज कभी ना करें, हमेशा इस तरह से लिख के करें, इससे कंफ्यूजन रहता है और उस कंफ्यूजन से बचे। तो अब अगर ये बहुत डेंस होगा तो बहुत कम ही एंगल पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मुड़ेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी म्यू का मान बढ़ाने से बहुत कम एंगल पर ही वो क्रिटिकल एंगल बन जाता है, ठीक है। और इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, क्योंकि हम जानते हैं कि लेम्डा और म्यू के बीच इनवर्स का रिलेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि म्यू बढ़ने से IC घटता है, पर लेम्डा बढ़ने से IC बढ़ता है। आप यहां गौर से देख सकते हैं म्यू 1 बाय लेम्डा, हाँ या ना, या लेम्डा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय म्यू, और लेम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू और IC प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू, यानी कि लेम्डा और IC एक जैसा है, इसलिए IC प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। तो दिस इज द
कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, जिसको कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होता है? क्रिटिकल एंगल के बाद जैसे जैसे रे ऐसे जा रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है, एक खास एंगल के बाद वह 90 डिग्री होता है, और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो पुनः उसी मीडियम में चला जाता है, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। जिसको क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब कोई रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो वह पुनः उसी मीडियम में लौट जाता है, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक घटना है, इसका कोई मैथमेटिकल टर्म और डेरिवेशन नहीं है। इस घटना से बहुत सारे चीज रिलेटेड हैं हमारे नेचर में, लाइक हीरे का चमकना, इंद्रधनुष, पानी के बुलबुले का चमकना, एक बंद क्लोज्ड ग्लास ट्यूब का पानी में चमकना। क्लोज होना बहुत जरूरी है, अगर आप क्लोज नहीं समझते हैं तो फिर वह नहीं चमकेगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और एग्जांपल है, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, आप फिजिक्स को देख सके, फील कर सके, इसलिए। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि रे एक डेंसर कोर जो होता है, जो कि क्वार्ट्ज मटेरियल, जो कि लचीला क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है, और उसके बाहर का मीडियम जो होता है उससे रिलेटिवली रेयर होता है। तो जब सोचिए अगर रे गया और इस साइड रेयर हो, तो हो सकता है कि अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो यह मुड़ जाता है, वापस उसी में लौट जाता है, और ये कंटिन्यूअस होते रहे। तो इससे क्या हो सकता है कि हम लाइट सिग्नल के रूप में एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो अगर आप लाइट देते हैं तो वह लाइट कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होते होते आगे चला जाता है एज ए सिग्नल। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर, जिसका कि डिटेल इसमें बहुत सारे टर्म हैं। इसको कोर कहते हैं, इसके ऊपर वाले इस पे कोटिंग चढ़ा रहता है, जिसको क्लैडिंग कहते हैं, और इसके ऊपर एक कवर रहता है, और ये क्वार्ट्ज का रहता है। क्लैडिंग जनरली क्वार्ट्ज से रेयर मीडियम का बनाया जाता है, और उसके ऊपर कवर रहता है, और यह एक लचीला, बहुत ही पतला होता है, जो कि आप मेले वगैरह में देखे होंगे कि एक बल्ब जैसा रहता है, उसके ऊपर बहुत पतली पतली धारियां रहती है, जिससे कि ऐसे आपको वो चमकता हुआ नजर आए। तो यह ऑप्टिकल फाइबर ही है, पर ये जो है, जो कि हमारे साइंस में यूज होता है, ये बहुत पतला होता है, जिसका डायमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर यानी 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर, सॉरी डायमीटर में स्क्वायर नहीं होगा, डायमीटर 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, बहुत पतला। जबकि आप मेले में थोड़ा मोटा वाला देखते होंगे। पर ये डरने की जरूरत नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही आसान सा एक चीज है, आप अपने से भी सोच सकते हैं। हम अपने जमाने में जब पढ़ाई कर रहे थे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद अपने आप ये बात समझ में आई कि अगर कांच में भी इस तरह से किया जाए तो रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट करता रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से विजुअलाइज कराने की कोशिश किए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अगली बार भी जुड़े हमसे अगले चैप्टर के लिए। और हर चैप्टर में मैं ये कोशिश करता हूं कि कुछ मिनटों में 30, 35, 40 जितने भी मिनट हो, पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को आपको विजुअलाइज कराया जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिनको भी इसमें से कोई भी डाउट हो या किसी भी चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ देखना हो, डिटेल में देखना हो, तो आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोज को देख सकते हैं, रिलेटेड वीडियोज को। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।